हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा फ्रेश चैप्टर बिल्कुल 12th क्लास का जो अभिक्रियाओं का सबसे पहला चैप्टर होता है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अभिक्रिया को समझेंगे, बिल्कुल मैकेनिज्म वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जैसा बताया गया है कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इलस्ट्रेशन, फिर क्वेश्चन। लेकिन हर लेक्चर में ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ लेक्चर बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले होंगे और कुछ लेक्चर्स में अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। मतलब मैक्सिमम लेक्चर्स ऐसे ही होंगे जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लेक्चर्स में पहले जानकारी देनी पड़ेगी, तभी जाके तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मान लो जेई के अंदर इससे कम से कम भी 20% सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि जितने भी आगे के चैप्टर है उसमें जो यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊंगा वो काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने हाइड्रोजन निकाल के एक्स लगा दिया। कैसे हेलो एल्केन हेलो एरेन कंपाउंड बनते हैं वो बता रहा हूँ आपको। कोई हाइड्रोकार्बन लिया, आर में क्या है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जगह पे मैंने हेलोजन लगा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आरएक्स। ये आरएक्स जो बना है ये क्या बना है आपका अल्काइल हैलाइड। क्या बना है ये आपका अल्काइल हैलाइड। ये क्या था आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बना है ये क्या क्या हो सकता है, ये मोनो हैलाइड हो सकता है, ये डाई हैलाइड हो सकता है, ये ट्राई हैलाइड हो सकता है, ये टेट्रा हैलाइड हो सकता है, ये पेंटा हैलाइड भी हो सकता है, ये पॉली हैलाइड भी हो सकता है। डाई मोनो हैलाइड की बात करूँ तो मोनो हैलाइड में क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे आरएक्स लिख दिया अपन ने, ये मोनो हैलाइड हो गया जिसमें एक ही हैलोजन लग रहा है। डाई हैलाइड में क्या होगा, डाई हैलाइड में दो तरह के केस आ सकते हैं। वो दो तरह के केस क्या हो सकते हैं, इधर हैलोजन इधर हैलोजन। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और क्या हो सकता है, दोनों अगल बगल में एक्स आ जाएं, इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जेम डाई हैलाइड विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं। तो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन आ जाए तो उसको जेम डाई हैलाइड बोलेंगे, और बगल वाले कार्बन पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ट्राई हैलाइड की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे CH Cl3, CHBr3, CHI3 इस तरह के यौगिक देखने को मिलेंगे अपने को। इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम होगा आयोडोफॉर्म। ये सब यौगिक अपन बना के देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये सारे यौगिक अपन बनाएंगे या इन यौगिकों से अपन कुछ और बनाएंगे। टेट्रा हैलाइड की बात करूँ तो जैसे CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो अपन मोनो हैलाइड भी बना सकते हैं, डाई हैलाइड भी बना सकते हैं, ट्राई हैलाइड भी बना सकते हैं, टेट्रा हैलाइड भी बना सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बनाना पिछले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में सिखा दिया था कि कैसे डाई हैलाइड बन सकता था, कैसे मोनो हैलाइड बन सकता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेहयोगात्मक अभिक्रिया के माध्यम से। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पॉली, कितने भी हैलोजन हम लोग लगा सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक हो जाएंगे, हैलोजन यौगिक हो जाएंगे, हेलो एल्केन हो जाएंगे। अब आज के लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन की भौतिकी गुणधर्म के बारे में, फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन के भौतिकी गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, भौतिकी गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ये देखेंगे उसमें रंग होगा या नहीं होगा। ये देखेंगे उसमें सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी, उसका क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, उसकी घुलनशीलता जल में और कार्बनिक यौगिकों में देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट की, अवस्था की, तो जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, छोटे हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो गैस के रूप में उपस्थित होते हैं, और जैसे जैसे मैं उनका अनुभार बढ़ाता चला जाऊंगा वो द्रव्य और ठोस के रूप में चले जाएंगे, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के रूप में चले जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि गैस के रूप में कौन कौन होते हैं, तो गैस में होते हैं आपका मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया,
ये सब क्या होते हैं बेटा, गैस के रूप में। छोटे हेलो एल्केन जो होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, और जैसे जैसे मैं अनुभार को बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे वो किस में चले जाएंगे, द्रव्य या ठोस के रूप में चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हायर हेलो एल्केन्स यानी कि अधिक अनुभार वाले हेलो एल्केन वो किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं या फिर सॉलिड में होते हैं। अब यार ये लिक्विड सॉलिड को हिंदी में नहीं लिख रहा है, इतना तो आपको ही पता है, लिक्विड को द्रव बोलते हैं, सॉलिड को ठोस बोलते हैं। तो इनके अलावा जो भी हायर हेलो एल्केन होंगे जिनमें अनुभार अधिक होगा, कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, वो सब कैसे होंगे, लिक्विड या सॉलिड के रूप में होंगे। बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे बात करूं हेलो एरेन की, तो हेलो एरेन में क्या होगा, C6H5 तो होगा ही होगा, उसके बाद यहाँ पर X लगा हो सकता है और X के साथ कुछ भी लगा हो सकता है। तो C6H5 में कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर 6 कार्बन आ रहे हैं तो 6 कार्बन के लिए आप बोल सकते हो कि ये कैसा है, इसका अनुभार अधिक है, यानी कि किस में होगा, लिक्विड में होगा या फिर सॉलिड में होगा। तो जितने भी हेलो एरेन होते हैं, हेलो एरेन किस में पाए जाते हैं, हेलो एरेन लिक्विड अवस्था या फिर सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। C6H5 यानी कि बेंजीन का फिनाइल वाला पार्ट, ठीक है ना, बेंजीन का फिनाइल वाला पार्ट है। तो फिनाइल वाले पार्ट के ऊपर आप कितने हेलोजन लगा लो वो तो बात की बात है, लेकिन 6 कार्बन तो कम से कम रहेंगे। 6 कार्बन रहेंगे तो वो या तो द्रव्य में होगा या ठोस में होगा हेलो एरेन। ये तो हो गई स्टेट की बात। अगर मैं रंग की बात करूँ, यहाँ पर कलर की बात करूँ, रंग की बात करूँ, तो सारे के सारे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरोन हो, वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन कुछ ब्रोमाइड या आयोडाइड की बात करूं तो प्रकाश की उपस्थिति में रंग पैदा कर लेते हैं, रंग उपस्थित हो जाता है उनके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, ठीक है। सेकंड बात क्या है, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। वैसे तो सारे हेलो एल्केन हेलो एरेन कैसे होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करूं, जब उसमें प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में उसको लेके चले जाएंगे तो उसमें रंगीन हो जाएंगे, रंग उत्पन्न होने लग जाएगा। केवल ब्रोमाइड आयोडाइड की, वो भी लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, वरना तो कैसे होंगे, सारे के सारे रंगहीन होंगे। अवस्था की बात कर ली, रंग की बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी गंध की, कि ये सुगंधित होगा या दुर्गंधित होगा या फिर गंधहीन होगा, देखते हैं। तीसरी बात इसके लिए करते हैं हम गंध की, यानी कि ऑर्डर की। तो यहां पर अपन लिखेंगे जितने भी वाष्पशील यानी कि जो वोलेटाइल हेलो एल्केन हेलो एरेन होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो गैस के रूप में हेलो एल्केन और हेलो एरेन होते हैं वो सुगंधित होते हैं। उनके अलावा जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, गंधहीन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाष्पशील, मैं ब्रैकेट में भी लिख दूंगा वोलेटाइल, वाष्पशील हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन। हेलो एरेन तो पहली बात गैसियस फॉर्म में होगा ही नहीं, वो तो लिक्विड या ठोस के रूप में होते हैं, अभी देखा अपन ने। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल वाष्पशील हेलो एल्केन, है ना, वोलेटाइल का मतलब गैस रूप में होंगे। वाष्पशील हेलो एल्केन सुगंधित होते हैं, अन्य सभी हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन गंधहीन होते हैं। मैंने सीधे भौतिकी गुणधर्म से इसलिए चालू किया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया, अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, मैंने आपको नामकरण नहीं बताया
क्योंकि नामकरण में ऑलरेडी आपको बहुत सारा करा चुका हूँ अल्काइल हैलाइड का IUPAC वाले चैप्टर में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कैसे sp, sp2, sp3 की बात करते हैं वो भी मैं आपको IUPAC वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है वो भी मैं आपको IUPAC में पढ़ा चुका हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी थी वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करने के अपने पास टाइम नहीं है। तो वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल या फिर गैस के रूप में जो हेलो एल्केन होते हैं कौन से होंगे, 4-5 होंगे छोटे छोटे हेलो एल्केन, वो सुगंधित होते हैं। बाकी सारे के सारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन कैसे होंगे, गंधहीन होते हैं, यानी कि उनमें से ना तो सुगंध आती है ना दुर्गंध आती है, टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। बात समझ में आ गई। चौथी बात अपन इसके क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु की करेंगे। तो क्वथनांक बिंदु एवं गलनांक बिंदु, यही तो सब बातें करते हैं अपन भौतिकी गुणधर्म में। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो NCERT में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स कलेक्ट करके आपको एक जगह पे दे रहा हूँ पॉइंट बना के। क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु की बात करेंगे, उसके बाद इसमें सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलनशीलता या फिर विलीयता की बात करेंगे और एक द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेंगे। क्वथनांक बिंदु की बात करूँ तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है, मोलिकुलर वेट यानी कि अनुभार के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है बताओ, मोलिकुलर वेट के हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण के हो गया, हाइड्रोजन बंधन के समानुपाती होता है। और ब्रांचिंग यानी कि शाखाओं के, ये सब आपको बता रखा है, शाखाओं के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पर बॉइलिंग पॉइंट का लगा देना है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं आएगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी। ये 4 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर आप बॉइलिंग पॉइंट का कोई सा भी सवाल कर सकते हो। यहाँ पर अपना सारा सवाल जो है मोलिकुलर वेट और शाखाओं पर निर्भर होगा। हेलो एल्केन हेलो एरेन में हम मोलिकुलर वेट और शाखाओं से ही सारे के सारे सवाल बॉइलिंग पॉइंट के कर देंगे। बात समझ में आती है क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 तरह के बल उपस्थित होते हैं। पहला बल तो अपन बात करेंगे वांडर वॉल बल की, और दूसरी बात करेंगे डाइपोल डाइपोल आकर्षण की। ठीक है, ये 2 चीजों की बात करेंगे, वांडरवाल बल और डाइपोल डाइपोल आकर्षण की। और आपको पता होना चाहिए कि जो वांडरवाल बल होता है हमारा, वो किसके साथ बढ़ता है, वो बढ़ता है आपके अनुभार के साथ। जैसे जैसे आप अनुभार बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका वांडरवाल बल बढ़ता चला जाएगा। एक यौगिक का दूसरे यौगिक के साथ जो आकर्षण या विकर्षण होता है उसको वांडरवाल बल कहते हैं, और वो किस पर निर्भर करता है, अनुभार पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्वथनांक बिंदु की बात कर रहे हैं तो क्वथनांक बिंदु में एक चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी यौगिक का क्वथनांक बिंदु निकालना है तो अपन उस पर्टिकुलर यौगिक की नहीं देखते, वैसे बहुत सारे यौगिकों के बीच का जो आकर्षण या विकर्षण है उसके बल की बात करते हैं, उसके आकर्षण विकर्षण की अपन बात करते हैं। उन दोनों यौगिकों के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं उनको तोड़ने की बात करते हैं। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि उस यौगिक को जला के उड़ा देना है, वो वाली बात नहीं है। 2 यौगिकों के बीच में जो आकर्षण या विकर्षण लग रहे हैं उस आकर्षण या विकर्षण को तोड़ने के लिए जो हमें हीट की या उष्मा की क्वांटिटी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आती है। जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें, कोई भी अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, मान लो CH3X ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया मैंने, CH3X ही लूँगा, यहाँ पर X, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन हेलोजन है। कार्बन हेलोजन में ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, क्योंकि कार्बन हेलोजन में विद्युत ऋणता का अंदर है, हेलोजन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, प्रेरणिक प्रभाव में देखा था। कार्बन हेलोजन में यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। बात समझ में आती है कि नहीं आती, आती है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा माइनस है, ये यौगिक इस यौगिक के साथ जो भी आकर्षण या विकर्षण रख रहा है, ये यौगिक इस यौगिक के साथ जो भी आकर्षण विकर्षण रख रहा है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन कौन करता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा है तो ये एक डाइपोल बन गया। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है एक प्लस एक माइनस। डाइपोल क्या होता है, एक प्लस एक माइनस। तो इस माइनस प्लस के बीच में जो आकर्षण लगता है वो डाइपोल डाइपोल आकर्षण होता है। तो ये डाइपोल बन गया, एक डाइपोल ये बन गया। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में जो आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो ऊष्मा दी जाएगी, एक यौगिक के दूसरे यौगिक के बीच में जो आकर्षण हो रहा है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, वो हमारे लिए क्या होगा, क्वथनांक बिंदु होगा।
ना कि कार्बन हेलोजन के बंध को तोड़ने के लिए। हमें इन परमाणुओं के बीच का बंध नहीं तोड़ना, हमें इस यौगिक और इस यौगिक के बीच के बंध को तोड़ना है। इस यौगिक और इस यौगिक के बीच में जो आकर्षण लग रहा है उसको तोड़ना है। उसके लिए हमें क्वथनांक बिंदु की बात करनी है। बात समझ में आती है? तो क्वथनांक बिंदु का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब क्वथनांक बिंदु की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बन की आप बढ़ाते जाओगे, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको हेलो एल्केन के लिए देखना है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? मॉलिक्यूलर वेट पर निर्भर करता है। दूसरा शाखाओं पर निर्भर करता है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो अनुभार बढ़ता चला जाएगा। उसको मैं क्या बताऊं, लेकिन इसी में एक चीज मैं बता सकता हूं आपको। वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में देखो, इसी में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लो समान एल्काइल समूह हो, अगर समान एल्काइल समूह हो तो उस केस में अपन बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, यानी कि क्वथनांक बिंदु कैसे देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो R लगा हुआ है, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R है, ये R सब में कैसा है? R सब में समान है, यानी कि कार्बन सब में कैसे हैं? समान है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के किस पे निर्भर कर रहा है? अनुभार पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अनुभार आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो अपने को पता है क्वथनांक बिंदु किस पे निर्भर करता है? अनुभार पे। तो अल्काइल आयोडाइड का अगर अल्काइल समूह सब में समान है तो आयोडाइड बड़ा होता है, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक बिंदु किसका होगा? अल्काइल आयोडाइड का होगा। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं? आसान है। और दूसरा क्या था? कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात शाखाओं वाली बात करते हैं। शाखाओं वाली बात भी मैंने आपको पहले ही बता रखी। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे नॉर्मल क्लोरोपेंटेन लिया है ना, एन क्लोरोपेंटेन लिया, ठीक है ना। क्या है? 1 2 3 4 5, 1 क्लोरोपेंटेन ले लिया। दूसरा अपन ने ले लिया आइसोक्लोरोपेंटेन, यानी कि सॉरी यहाँ पर Cl लगाओ, तो 3 क्लोरो, 3 नहीं 1 2 3, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन ले लिया। और तीसरा क्या ले लिया अपन ने? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, इसको C बोल दूं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब में अनुभार समान है, सब में हेलोजन भी समान है। क्लोरीन 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 आ रहा है, हेलोजन भी समान, अनुभार भी समान। फंस गए। आपने तो बोला था कि सर क्वथनांक बिंदु कैसे देखना है? अनुभार के समानुपाती होता है। चलो अल्काइल समूह समान कर दिया था आपने, कम से कम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तो अलग करके दिए थे, तो हमने उनके अनुभार से देख लिया। और अगर आप सारों में क्लोरीन लगाते और कार्बन की संख्या बढ़ाते तो हम उससे देख लेते कि जिसमें ज़्यादा कार्बन की संख्या है उसका अनुभार ज़्यादा है, तो क्वथनांक बिंदु उसका ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो कार्बन की संख्या भी बराबर है, क्लोरीन की संख्या भी बराबर है। तो ऐसे केस में जब कार्बन भी संख्या भी बराबर हो और हेलोजन भी सेम दिया हो तो फिर आपको क्या देखना है? शाखा देखनी है, मतलब सरफेस एरिया देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखूंगा तो इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा आ रहा है, इसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसका सरफेस एरिया जो है वो कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। और एक गोला दूसरे गोले पर कितनी जगह पर टच कर सकता है? एक जगह पर टच कर सकता है। जबकि एक रेखीय यौगिक दूसरे रेखीय यौगिक पर कितनी जगह पे टच कर सकता है? बहुत सारी जगह पे टच कर सकता है। इसको गर्म कर रहा हूँ और इसको गर्म कर रहा हूँ, बताओ एक पॉइंट को तोड़ना ज़्यादा आसान है या फिर बहुत सारे पॉइंट को? एक पॉइंट को तोड़ना आसान है बहुत सारे पॉइंट के कंपैरिजन में। तो जिसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उसका क्वथनांक बिंदु उतना कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे शाखाओं की बात करूँ तो शाखाएँ किस में ज़्यादा है? शाखाएँ की बात करूँ तो C में B से ज़्यादा, B में A से ज़्यादा। C में सबसे ज़्यादा शाखाएं, फिर B में, फिर A में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक बिंदु शाखाओं के व्युत्क्रम अनुपाती होता है कि नहीं होता? अभी बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट शाखाओं के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु का क्रम आएगा वो क्या आएगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, उल्टा जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट था। कैसे देखा? एक अनुभार से, दूसरा शाखाओं से, खत्म। वांडर वाल फोर्स या फिर
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करी, ठीक है ना। वांडरवाल फोर्स की बात क्यों करी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाऊंगा अनुभार बढ़ेगा, अनुभार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वांडरवाल बल बढ़ेगा। डाइपोल डाइपोल की बात क्यों करी, क्योंकि कार्बन हेलोजन में विद्युत ऋणता का अंतर था तो वहाँ पे डाइपोल बन रहा था। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन बंधन की बात नहीं करेंगे। समझ में आई। तो अनुभार की बात कर रहे हैं यानी कि वांडरवाल फोर्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा शाखाओं की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शाखाएं होता है। अब बात करते हैं गलनांक बिंदु की। ये सब पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, टाइम खराब ना करें, जैसे जैसे लिखाता जा रहा हूँ पोज करके नोट डाउन करते रहे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, याद करने का ज़्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। गलनांक बिंदु की बात करूँ तो गलनांक बिंदु में अगर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँ कि ये जो जितने भी हेलो एल्केन बना रहा हूँ, बना किससे रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन से बना रहा हूँ। किससे बना रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन से बना रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल वांडरवाल मौजूद होता है बल, जबकि यहाँ पर क्या मौजूद है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वांडरवाल बल से ज़्यादा क्या होता है, वांडरवाल बल डाइपोल डाइपोल से कम होता है। समझ गए ना। मतलब फोर्स की बात करूं तो वांडरवाल फोर्स और डाइपोल डाइपोल में ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा है, डाइपोल डाइपोल वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो यहां पर गलनांक बिंदु के लिए क्या लिख सकता हूं, हेलो एल्केन का गलनांक बिंदु समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है। चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, ये दोनों के लिए वैलिड है कि हेलो एल्केन का गलनांक बिंदु एवं, यहां पर लिख लो एवं क्वथनांक बिंदु, दोनों ही गलनांक बिंदु या फिर क्वथनांक बिंदु, दोनों ही क्या होगा, अगर उसके समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर रहे हैं तो उससे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है। हाइड्रोकार्बन में केवल वांडरवाल बल होता है, मतलब अनुभार वाले बल होते हैं। यहाँ पर डाइपोल डाइपोल मतलब कार्बन हेलोजन में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाले आकर्षण भी लग रहे हैं। बात समझ में आती है। तो उसमें इस वजह से यहाँ पर अपना क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एक एग्जाम्पल और है हेलो एरेन का, वो हमें समझना जरूरी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थो पे लगा दिए 2 क्लोरीन, मेटा पे लगा दिए 2 क्लोरीन, पैरा पे लगा दिए 2 क्लोरीन। ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, ये तो पता है ना यार, ये दोनों क्लोरीन ऑर्थो पे हैं, ये मेटा पे हैं, ये पैरा पे दोनों क्लोरीन। अगर मैं यहाँ पर क्वथनांक बिंदु की बात करूं तो क्वथनांक बिंदु तो लगभग लगभग, क्योंकि तीनों का अनुभार कैसा है, समान है। तीनों का अनुभार अगर समान है तो क्वथनांक बिंदु लगभग लगभग समान होता है, लगभग समान। और अगर कोई मेरे पीछे ही पड़ जाए कि नहीं तुम तो मेरे को ऑर्डर लिख के बताओ कि इसका क्रम लिख के बताओ किस में ज़्यादा होगा या किस में कम होगा, तो फिर अगर कोई पीछे पड़ जाए तो उस केस में तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर पैरा का, फिर मेटा का होता है। ऑर्थो वाले का सबसे ज़्यादा, फिर पैरा का, फिर मेटा का, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं है। मान लो इसका 446 केल्विन होगा तो इसका 442 होगा और इसका 438 होगा। दो 3 केल्विन का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का, ये आ जाएगा क्रम। अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट में मेरे पीछे पड़ जाए कि भैया बताओ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किस बात पर निर्भर करता है, पिछली कई कक्षाओं में मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे, कितनी बढ़िया से पैकिंग हो रही है। अबे इतना तो अंग्रेजी समझते हो, पैकिंग सूट केस में अपन कपड़े भर रहे हैं, एक तो ऐसे भर दिए कूड़ेदान की तरह, एक उसको तय करके जमा जुमू के अच्छे से अपन ने कपड़े भरे। तो ज़्यादा कपड़े कब माएंगे, जब अपन तय करके अच्छे से जमाएंगे तब ज़्यादा कपड़े माएंगे। अब आप ये ऑर्थो, मेटा और पैरा को देखो घूर करके, ये कैसा है, सम्मित है, जबकि ये कैसे हैं, उतने सम्मित नहीं है जितने सम्मित यह है ना। तो पैरा को अगर मैं जमाऊंगा एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो पैकिंग बढ़िया कहाँ पे आएगी, पैकिंग पैरा में बढ़िया आएगी। ऐसे भी समझ सकते हो आप कि यहाँ पर एक गोला लगा हुआ है, एक गोला लगा हुआ है, फिर दूसरा रखेंगे तो फिर एक गोला लगा हुआ है, दूसरा गोला लगा हुआ है, फिर यहाँ पर देखूंगा तो ये इस तरह से गोले गोले बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को, लगभग लगभग,
है ना। जबकि मैं ऑर्थो और मेटा में इस तरह की पैकिंग करना चाहूंगा तो ऑर्थो मेटा में पैकिंग नहीं होगी, दोनों गोले पास में, तो इतनी जगह खाली रह जाएगी मेरी। मेटा में भी दोनों गोले पास में है तो इतनी जगह खाली रह जाएगी मेरी, खाली रह जाएगी तो वॉइड आ जाएंगे, वॉइड आ जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया ठोस नहीं बना हुआ, वो बढ़िया से पैकिंग नहीं हो रही उसमें। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, पैरा का, फिर किसका होगा, ऑर्थो का, फिर किसका होगा, मेटा का। ये दोनों गोले पास में, ये दोनों गोले तो बहुत दूर दूर है, तो ये तो और ज़्यादा गैप क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा वॉइड क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा छेद क्रिएट करेंगे, जबकि ये तो फिर भी थोड़े कम छेद क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पैकिंग पैरा की सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे लगभग समान ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, उसका कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के सवाल पूछने के लिए उसके पास बहुत सारे हैं, तो ये क्यों पूछेगा। बात समझ में आ रही है। ये हो गई बात आपकी क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु की। मतलब अपन ने क्या क्या देख लिया, रंग देख लिया, अवस्था देख ली, सॉलिड लिक्विड गैस, अपन ने क्या देख लिया, टेस्ट देख लिया, अपन ने बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। अब अपन बात किसकी कर सकते हैं, खुल के चौड़ में घुलनशीलता की बात कर सकते हैं, विलीयता की बात कर सकते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ, पॉज करके लिखते रहना। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा, चौथा होगा आई गेस, या पांचवा होगा, जो भी हो आप लिख लेना। यहाँ पर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता या फिर विलयता, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, सब एक ही चीज़ है। जैसे जिसको समझ में आए वैसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेन होते हैं वो जल में लगभग अघुलनशील होते हैं, अविलियत होते हैं, मतलब वो सोल्यूबल नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते जल के अंदर, जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेन है। जबकि उनको कार्बनिक यौगिकों के साथ में डालूंगा, कार्बनिक विलयन में डालूंगा, कार्बनिक सॉल्यूशन में डालूंगा, तो वो घुलनशील हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ R और X की, तो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है ना। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, विद्युत ऋणता का अंतर है, तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस है। और अगर मैं जल के यौगिक की बात करूं तो जल के यौगिक में क्या होता है, देखो आप यहाँ पर ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कैसे आया, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा होती है उस पर माइनस आ जाता है, और जिसकी कम होती है उस पर प्लस आ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, इस तरह से ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, इसमें जो ऊर्जा निकली थी, अगर मैं इस R और X के बंध को तोड़ना चाहूं, या इस X का इस वाटर के साथ बंध बनाना चाहूं, तो उतनी ऊर्जा वहां से नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही है। अगर मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बात करूं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बंधन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, मैं एक यौगिक के दूसरे यौगिक की बात कर रहा हूं, एक यौगिक और दूसरे यौगिक के बीच में जो हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, उसमें जो ऊर्जा निकली थी सिस्टम से, RX के साथ जल अगर वो वाला बंधन बनाना चाहेगा तो उतनी ऊर्जा सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगी। RX के साथ अगर जल उतना बनाना चाहेगा तो उतनी ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। जबकि इन दोनों के साथ वो अगर हाइड्रोजन बंधन कर रहा है, दो यौगिक वाटर के अगर हाइड्रोजन बंधन कर रहे हैं तो ऊर्जा ज्यादा निकली। जबकि ये जल का यौगिक इस RX के यौगिक के साथ अगर बंधन करना चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हाइड्रोजन बंधन, मैं कह रहा हूं बंधन करना चाहे, वो डायपोल डायपोल भी हो सकता है, वो वान डेर वाल भी हो सकता है, हाइड्रोजन बंधन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन इस हैलोजन के बाद बंधन करना चाहता है नहीं चाहता। लेकिन ये तो गारंटी है कि इसके साथ बंधन करने पर उतनी ऊर्जा नहीं निकलेगी जितनी यहां पर निकल रही। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं यहां पर, हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन जल में न्यूनतम या अघुलनशील होते हैं। न्यूनतम घुलनशील लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप। न्यूनतम घुलनशील या अघुलनशील होते हैं क्योंकि जल के यौगिकों के बीच हाइड्रोजन बंधन बनने पर
जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हेलो एल्केन के साथ बंधन करने पर नहीं होती। ये रीज़न भी लिख दिया मैंने साथ में, ठीक है, ये रीज़न भी मैंने आपके साथ में लिख दिया कि क्यों नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, तो फिर अगर इसमें घुलनशील नहीं है तो उसमें तो हो ही जाएंगे, लाइक डिजोल्व लाइक वाली बात है। तो अगर जल में घुलनशील नहीं हो पा रहे, जल में ये लफड़ा पड़ रहा है हाइड्रोजन बंधन वाला, तो हम क्या ले लेंगे, हम ऐसे यौगिक ले लेंगे जिसमें इसके साथ बंधन बनाने पर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो और उनमें आपस में जो बंध बन रहे हैं उसमें कम ऊर्जा प्राप्त हो। ऐसे कौन से होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक विलयन होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन कार्बनिक विलयन में घुलनशील होते हैं, बढ़िया घुलनशील होते हैं अपने कार्बनिक यौगिकों, ठीक है ना, कार्बनिक विलयन में। जबकि वाटर में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अल्कोहल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी घुलनशीलता की बात। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है तो उसकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, वो भी भौतिकी गुणधर्म का ही पार्ट है और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली बात है, यहाँ पे लिखेंगे अपन 5वां पॉइंट या 6ठा पॉइंट जो भी हो, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इनके बीच में मैं आपसे द्विध्रुव आघूर्ण पूछूं कि किसमें ज़्यादा होगा, तो किसमें ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज देखूंगा तो सब में चार्ज सेम आएंगे। कैसा होता है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इनटू चार्ज, ठीक है ना, दूरी इनटू आवेश, ये होता है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट अगर दूरी और आवेश को गुना करने पर आता है तो आवेश तो सब में बराबर होंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, वो उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये बात तो समझ में आती है कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p टाइप का बॉन्ड बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे सर sp3 बोला, sp3, कोई बात नहीं, sp3 बोल लो, sp3 2p, sp3 3p, sp3 4p, sp3 5p बंद बना हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये बंद सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो आंसर आना चाहिए CH3F, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I, ये द्विध्रुव आघूर्ण का कम आना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली बात है, याद ही रखना पड़ेगा आपको, CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। ये कई एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया द्विध्रुव आघूर्ण का कि मिथाइल क्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसमें डाल लेना, याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल हाइड्राइड, बस इतने ही भौतिकी गुणधर्म अपने को देखने थे। अपन ने सारी बात कर ली, अवस्था की, रंग की, गंध की, क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु की, और अपन ने घुलनशीलता की बात कर ली, किसमें घुलनशील है किसमें अघुलनशील है, और द्विध्रुव आघूर्ण की भी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन जो होते हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। हाँ तो देखो, अब अपन पढ़ते हैं हमारी रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो हेलो एल्केन जो होते हैं
वो दो तरह की अभिक्रिया दे सकते हैं, एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी कौन सी देंगे, विलोपन अभिक्रिया। जैसे अपन ने हाइड्रोकार्बन में देखा था कि एल्कीन एल्काइन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। वैसे ही हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन दो तरह की दे सकते हैं, पहली तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्काइल हैलाइड सामान्यतः दो प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि NSR, एवं विलोपन अभिक्रिया। इस चैप्टर में हमारे कम से कम भी यूँ मान लो आप 50% मैकेनिज्म खत्म हो जाएंगे पूरी कार्बनिक रसायन के। कार्बनिक रसायन के 50% मैकेनिज्म यहाँ तक अपन खत्म कर चुके होंगे, फिर इसके बाद थोड़े बहुत मैकेनिज्म हमारे पास बचे होंगे, वो पढ़ने हैं हमें। समझ रहे हो? तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप समझ गए होंगे, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। पूरा एल्कीन एल्काइन तो अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से खत्म कर दिया, केवल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगाई थी। बाकी एल्कीन एल्काइन में तो अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया लगाई। शायद मैंने पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बोल दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक की बात कर रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन को कौन सी पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि हिंदी में मैं ऊपर लिख चुका हूँ पहले ही कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, और इसको शॉर्ट में SN रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, SN के नाम से बहुत फेमस है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले तो कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही समूह आक्रमण करेगा, कुल मिला के प्रतिस्थापन होगा, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिनमें पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का होता है एवं कुल प्रतिस्थापन होता है, उसे SN अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखो ये बहुत तरह की हो सकती है ना, SN अभिक्रिया बहुत तरह की हो सकती है। SN अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, सब थ्योरी है, निम्न प्रकार की होती है। सब एक एक करके पढ़ेंगे अपन, सब डीप में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। जैसे SN1 पढ़नी है, SN2 पढ़नी है, SNI पढ़नी है, SNAR पढ़नी है, SNAE पढ़नी है, SNEA पढ़नी है, SNNGP पढ़नी है, ठीक है, एक्सेट्रा कर देता हूँ, कुछ कुछ बच जाएगी तो वो भी आ जाएगी, है ना। SN1, SN2, SNI, SNAR, SNAE, SNEA, SNNGP, ये सब SN के प्रकार है ना। 1 का मतलब एकान्विक, 2 का मतलब द्विआन्विक, I का मतलब अंतरान्विक, AR का मतलब एरोमेटिक, फिर ये AE का मतलब योगात्मक और विलोपन, फिर विलोपन और योगात्मक, NGP मतलब पड़ोसी वाले से, ठीक है ना। तो ये सारी अभिक्रिया अपन को पढ़नी है। आज अपन SN1 अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में SN2 पढ़ेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। चलो पॉज करके नोट डाउन कर लेना भैया। हेडिंग लगाएंगे SN1 अभिक्रिया यानी कि SN1 रिएक्शन। SN1 की पहले तो इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखता हूं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यूनिमोलिकुलर, ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 के मायने क्या है? 1 का मायना है यूनिमोलिकुलर, N का मायना है न्यूक्लियोफिलिक, S का मायना है सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको हिंदी में लिखूं तो ये क्या है? एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकान्विक मतलब केवल एक ही अणु पे निर्भर करेगी जो इसकी अभिक्रिया की दर होगी, या इसमें जो स्लो स्टेप आ रही होगी उसमें केवल एक ही अणु भागीदारी दिखा रहा होगा, इसलिए एकान्विक की बात करिए। नाभिक स्नेही समूह का पहला आक्रमण हुआ होगा और कुल मिला के प्रतिस्थापन हुआ होगा, इसलिए एकान्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या होगी, किसके साथ होगी? अल्काइल हैलाइड के साथ होगी। R1CR2R3 और यहाँ पर हेलोजन। ये क्या है? हमारा एक अल्काइल हैलाइड है जिस कार्बन पे R1 R2 R3 तीन अलग अलग अल्काइल समूह लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल, सामान्यतः ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, SN1 अभिक्रिया की बात चल रही है, सामान्यतः ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये खुद विलायक हो जाता है। सामान्यतः विलायक खुद न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। सामान्यतः विलायक खुद नाभिक स्नेही समूह की तरह व्यवहार करता है इस अभिक्रिया के लिए। और जब अभिक्रिया कंप्लीट होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? R1CR2R3, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और X माइनस निष्कासित समूह की तरफ बाहर निकल जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको GOC2, GOC और उससे पहले के सभी चैप्टर की मदद लगेगी। ध्यान से सुन लो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको IUPAC, समावता, GOC, GOC2 यानी कि BOC के नाम से जो पढ़ाया था सबकी जरूरत पड़ने वाली है। त्रिविम समावता, विविम समावता सबकी जरूरत पड़ेगी। लिविंग ग्रुप की बात आई है, वहाँ पे मैंने आपको बढ़िया लिविंग ग्रुप, मध्यम वर्ग के लिविंग ग्रुप और दुर्बल लिविंग ग्रुप सब पढ़ाए थे। नाभिक स्नेही समूह के बारे में चौड़ में बताया था। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हुआ है, कुल मिला के X की जगह न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, यानी कि SN अभिक्रिया हुई है। इसको 1 में साबित करके बताऊंगा कि SN1 कैसे है। कुल मिला के हेलोजन के स्थान पर नाभिक स्नेही समूह लगा है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, क्रियाविधि की बात करूँ, तो क्रियाविधि क्या होगी? देखो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल के स्थान पर जल लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं। हमारा न्यूक्लियोफाइल खुद विलायक होता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो जल के माध्यम से मैं आपको यह अभिक्रिया समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन और हेलोजन का जो बंध है, कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा, हेलोजन पे क्या होगा बेटा? डेल्टा माइनस होगा, क्योंकि कार्बन हेलोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है। ध्यान से सुनते रहना। हेलोजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए इसमें आंशिक ऋणायन आएगा और इस पर आंशिक धनायन आएगा। ये सब बातें प्रेरणिक प्रभाव में मैंने आपको बता रखी है। ये बंध अपनी मर्जी से तो नहीं टूटने वाला, अगर ये अपनी मर्जी से टूट जाता तो बनता ही नहीं रूम तापमान पर। इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहरी अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके तो टूट सकता है, वरना नहीं टूटेगा। तो वो जो बाहरी अभिकर्मक है वो हमारा कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। तो किसी न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो सकती है, ये बंध टूट सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, पीपीएस का मतलब ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। पीपीएस का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। SN1 अभिक्रिया करानी है तो केवल ध्रुवीय प्रोटिक में होगी, वो भी अभी बता दूंगा। यहाँ पे कार्बन हेलोजन के बंध को तोड़ने के लिए किसी बाहरी अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी, तो बाहरी अभिकर्मक हमारे लिए कौन है? जल। अब जल का जो यौगिक होता है वो क्या करता है? इस हेलोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे? ये डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता का अंतर है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये हेलोजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन जल की ओर चला जाएगा। ये बंध धीरे धीरे टूटता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब कार्बन हेलोजन बिल्कुल अलग हो चुके होंगे और अलग होके क्या बना लेंगे? R1CR2R3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा? धनायन। ये आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS है। ये आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS है। यहाँ पर R1CR2R3 बना है, काप धनायन बना है।
यहाँ पर कोई नाभिक स्नेही ने आक्रमण नहीं किया है। नाभिक स्नेही ने तो क्या किया है, इस हेलोजन को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसकी मदद से ये कार्बन और हेलोजन का बंध अब टूटने लग गया है, क्योंकि बाहरी हमें अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। बात समझ में, अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो हमने H2O की मदद से, यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की मदद से इसको तोड़ लिया। केवल ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ही तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, केवल ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बंधन करने में सक्षम होते हैं। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं। अगर मुझे इस बंध को तोड़ना है तो ये तभी टूटेगा जब बनने वाला ऋणायन और बनने वाला धनायन दोनों घुलनशील हो, तभी जाके ये यहाँ पर अपघटन हो पाएगा, इस बंध का विखंडन हो पाएगा। अगर आपने हेलोजन हेलोजन को घुलनशील कर दिया, कार्ब धनायन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो किसी की भी औकात नहीं है कि उस बंध को तोड़ दे, क्योंकि इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा किससे मिल रही है हमें, किससे मिल रही है? सॉल्वेशन से, घुलनशीलता से। ठीक है, तो घुलनशीलता से मिल रही है। साथ में क्या बन गया हमारा X माइनस और कार्ब धनायन दोनों घुलनशील है। उस घुलनशीलता में जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी, उतनी ऊर्जा प्राप्त होने के कारण ये बंध टूट पा रहा है, वरना नहीं टूट पाता। इसलिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लिया गया है, क्योंकि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक धनायन और ऋणायन दोनों को घुलनशील कर सकता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नाभिक स्नेही समूह, जो कि हमारा जल ही है फिलहाल, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सामान्यतः विलायक खुद ही नाभिक स्नेही समूह होता है। तो H2O हमारा, या फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूक्लियोफाइल आप जल मान के चल सकते हो। यहाँ पे ये कार्ब धनायन बना हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, और दोनों तरफ से आने के चांसेस कैसे हैं, बराबर बराबर है, क्योंकि ये कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है। ये तो इस तल में है और पी कक्षक इस तल में है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दोनों के चांसेस बराबर बराबर हैं। अगर इस कार्बन में किरेल केंद्र बनने की क्षमता होगी तो R भी बनेगा और S भी बनेगा, और दोनों के बनने के चांसेस कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे, और 50-50% बनेंगे तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिश्रण बनेगा। बात समझ में आती है? इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे। दो उत्पाद कौन से, R1 R2। यहाँ पे जो R3 है वो वेज पे चला जाएगा और डैश पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार से R1 R2, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ चला जाएगा, वेज पर, और R3 कहाँ जाएगा, डैश पर। ये दोनों के बनने के चांसेस बराबर बराबर हैं। ये भी 50% बन सकता है, ये भी 50% अगर किरेल केंद्र बना है, और क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिश्रण बन जाएगा। तो मैंने यहीं पे आपको त्रिविम समावता भी पढ़ा दी, इसी अभिक्रिया की मैंने आपको त्रिविम रसायन भी पढ़ा दी, और साथ के साथ ये भी बता दिया कि यहाँ पे स्लो पद में क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है। जितना ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन होगा उतनी ही ज़्यादा इस अभिक्रिया की गति होगी, इस अभिक्रिया की तीव्र गति से चलने की दर होगी। बात समझ में आती है? और कार्ब धनायन को स्थायी करने वाला कौन होता है वो सब आपको पता है, वो सारी बातें बता रखी है। ठीक है, तो एक बात तो वो हो गई। अगर कार्ब धनायन बना है तो पुनर्विन्यास भी संभव है, तो पुनर्विन्यास कराएंगे, उसके बाद उत्पाद बनाएंगे। नाभिक स्नेही समूह सबसे आखिरी में आक्रमण करेगा जब कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास हो जाएगा। ठीक है, दो पद में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, सारे पॉइंट लिखाऊंगा मैं। ये अभिक्रिया दो पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। मध्यवर्ती कार्ब धनायन का बनना धीमा पद है, और धीमा पद है तो यहाँ पर जितना अधिक स्थायी कार्ब धनायन बनेगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। ये सारी बातें करेंगे अपन। ठीक है, और कार्ब धनायन बनता है तो इसका पुनर्विन्यास भी संभव है। एक से ज़्यादा उत्पाद संभव है अगर किरेल केंद्र बनता हो तो। ठीक है, ये अभिक्रिया कैसी, ये वाली तो वापस फास्ट है क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही समूह बन रहा है। भाई एक अष्टक पूर्ण से एक अष्टक अपूर्ण चीज बनाने में दिक्कत तो आएगी। बात समझ में आती है? यहां पर अभिक्रिया की दर की बात करेंगे तो यहां पहले पद में, धीमे पद में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, नाभिक स्नेही समूह का कोई रोल नहीं है। ये तो अपने आप बंध टूट रहा है, किसी अभिकर्मक की मौजूदगी में टूट रहा है, और वो अभिकर्मक हमारा विलायक है। और विलायक कैसा है, ध्रुवीय प्रोटिक है, और विलायक की सांद्रता कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके कंसंट्रेशन को अपन 1 मान लेते हैं रेट में। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर केवल और केवल किस पे निर्भर कर रही है, अल्काइल हैलाइड पर निर्भर कर रही है। तो सारा खेल अपन को किसके लिए खेलना है, अल्काइल हैलाइड के लिए खेलना है। अल्काइल हैलाइड के कार्ब धनायन बनने पर हमें बात करनी है। अगर मान लो ये अल्काइल समूह पूरा समान होगा तो फिर किस पे बात करेंगे कि निकलने वाला हैलोजन कैसा है। जितनी जल्दी वो हैलोजन निकलेगा उतनी जल्दी कार्ब धनायन बनेगा, और वो हैलोजन जल्दी कब निकलेगा, जब उसके निकलने के बाद वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो फ्लो F- Cl- Br- I- ज़्यादा स्थायी कौन होता है,
लिविंग ग्रुप कौन सा बढ़िया? आई माइनस सबसे ज़्यादा बढ़िया, जितना बड़ा साइज उसमें ऋणायन उतने विस्तृत रूप में रहते हैं, तो अल्काइल आयोडाइड जल्दी टूटेगा। 2p 5p बंद, 2p मत बोलो, sp3 बोल लो, sp3 5p बंद, sp3 4p, sp3 2p, sp3 3p, sp3 4p, sp3 5p। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जल्दी कौन टूटेगा? आयोडीन, क्योंकि आई माइनस कैसा होता है? स्थायी होता है बड़े साइज की वजह से। इतनी सारी बातें मैं करूंगा इसके लिए, इतनी सारी बातें एक ही अभिक्रिया से अपन सारी बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कैसे काप जनायन बन रहा है, किस किस पर निर्भर कर रहा है? केवल और केवल रेट अल्काइल हैलाइड पे। अब अल्काइल हैलाइड में जो जो चीज़ें आ रही है उन सब पे निर्भर करेगा। अल्काइल हैलाइड में एक तो काप जनायन बनने वाली बात आ रही है और दूसरा X माइनस बनने वाली बात आ रही है। तो X माइनस पर निर्भर करेगा, यानी कि लिविंग ग्रुप पर निर्भर करेगी अभिक्रिया की दर। न्यायी भाषण। अगर मैं SN1 की फेवर की बात करूं कि SN1 को अभिक्रिया को कौन फेवर करेगा, तो 3 डिग्री अगर होगा तो 3 डिग्री में SN1 फास्ट होगी 2 डिग्री 1 डिग्री से, तो 3 डिग्री अभिकारक होना चाहिए। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए, उसमें धनायन ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं। नाभिक स्नेही समूह जो होता है हमारा, नाभिक स्नेही समूह हमारा दुर्बल होना चाहिए। अगर प्रबल हो गया तो प्रबल के केस में क्या होता है, ये भी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये जो धनायन होता है और ऋणायन होता है, बस ये सुनने के लिए सुनना हमें, इसको बोलते हैं टाइट आयन पेयर या फिर इंटीमेट आयन पेयर। इंटीमेट मतलब बिल्कुल अभी पास पास में है, अभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए इसको इंटीमेट आयन पेयर भी बोलते हैं। जब ये R और X एक दूसरे से दूर जाते हैं तो केवल इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि ये बंध टूट जाए। अभी इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के चल जाए। इन दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था है, यहाँ से यहाँ काप धनायन के बनने के बीच में एक ऐसी अवस्था है जिसमें R+ और X- बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अभी अलग नहीं हुए। बंध टूट गया है, ध्यान से सुना, बंध टूट गया है, लेकिन धनायन और ऋणायन अभी भी पास में है। पास में है तो अगर हमारा नाभिक स्नेह समूह जोरदार हुआ, बढ़िया क्वालिटी का हुआ, तो क्या होगा, वो तुरंत R+ पे आक्रमण करना चाहेगा। अगर हमारा नाभिक स्नेह दुर्बल हुआ तो इतनी जल्दी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत आक्रमण करना चाहेगा। तो इस X- वाली दिशा से और एक बार पीछे वाली दिशा से, बताओ किस दिशा से आना पसंद करेगा। यहाँ पर लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल में खुद पे लोन पेयर में विकर्षण लगेगा, तो कहाँ से आना पसंद करेगा बेटा, पीछे से आना पसंद करेगा। पीछे से आना पसंद करेगा तो दिक्कत क्या होगी कि एक तरफ वाला, इन दोनों में से जो 50-50% बन रहा था उनमें से कोई एक ज़्यादा बनने लग जाएगा, क्योंकि आक्रमण के चांसेस पीछे से ज़्यादा हो गए आगे की बजाय। वो बात अलग है, थोड़ी सी ही देर में, कुछ पल के बाद, जब ये टाइट आयन पेयर बने ही होंगे, कुछ पल के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। उसके बाद तो सारी दिक्कत ही खत्म। फिर तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, फिर तो बराबर बनने के जाना। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अगर आपका प्रबल हो गया, सुनते जाना बात को, न्यूक्लियोफाइल अगर प्रबल हो गया तो पीछे से चांसेस आक्रमण होने के ज़्यादा होंगे, एक उत्पाद के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो नाभिक स्नेही समूह कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। बात समझ में आती है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए। अभिकारक पे केवल डिपेंड कर रही है हमारी अभिक्रिया की दर, बाकी किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ये पोस्ट करके आप नोट डाउन करो। यही आपका लेखा जोखा है, यही आपके SN1 है, इसी से आप पूरा का पूरा समझ सकते हो। बात समझ में, यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। हाँ भाई, लिख लिया होगा आपने, पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन इधर। जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझाया, बस आपको नोट डाउन करने हैं, है ना, सारे के सारे अपन नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर अभिक्रिया की विशेषताएं, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, जितने भी पॉइंट बोले बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, जितने दुनिया में एग्जाम हो सकते हैं ना आपके इस क्लास से रिलेटेड, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई एडवांस का एग्जाम हो, सबके लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में पहला पद RDS यह धीमा पद है। RDS पद में मध्यवर्ती काप धनायन बनता है
ठीक है, इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, एक एक करके अपन लिखते जा रहे हैं। इस अभिक्रिया में धीमे पद में न्यूक्लियोफाइल की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक पर निर्भर है। तो रेट की बात करूं तो रेट किस पर निर्भर होगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ अभिकारक पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अभिकारक में जो जो आइटम आ रहे हैं उन सब पे निर्भर करेगी, चाहे कार्बन वाला पार्ट देख लो, चाहे लिविंग ग्रुप वाला पार्ट देख लो। तो ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए मैंने फटाफट से ये चीजें नोट डाउन करा दी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि रेट केवल अगर अभिकारक पर निर्भर कर रही है, रेट किस पर निर्भर कर रही है? केवल अभिकारक पर निर्भर कर रही है। तो अगर मैं 5वां पॉइंट बनाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच में, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जाओगे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बताओ, क्या नाभिक स्नेही समूह पर, क्या नाभिक स्नेही समूह पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है क्या? नहीं, अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, इसलिए कैसा ग्राफ आएगा? कांस्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभिक्रिया की दर पर नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही समूह का। एक और बात, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर किससे आता है? रेट लॉ से। और आणविकता किससे आती है? कि धीमे पद में कितने लोगों की भागीदारी है। दोनों बातों में अंतर है। छठे पॉइंट में देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना आएगा? 1। और अगर मैं यहाँ पे आणविकता की बात करूं तो आणविकता भी कितनी आएगी? 1। भाई आणविकता तो नाम से पता चल रहा है एक आणविक है, एक ही होगी, भागीदारी दिखा रहा था धीमे पद में, इसलिए 1। रेट लॉ की बात करूं तो रेट केवल किस पे? अभिकारक पे निर्भर कर रही है। इधर आओ एक बार। और रेट अगर अभिकारक पे निर्भर कर रही है तो ये जो कोष्टक लगे होते हैं, है ना, वर्ग कोष्टक, उसके ऊपर जो भी वैल्यू आ रही होती है 1, 2, 3, वो क्या हो जाती है? हमारी ऑर्डर हो जाती है। तो ऑर्डर कितना आ रहा है यहाँ पर? 1। तो ऑर्डर भी 1 है इस अभिक्रिया का, और मोलिकुलरिटी भी कैसी है? 1 है। अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूं तो अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड कर रही है? काप धनायन के स्थायी पर। जितना ज़्यादा काप धनायन स्थायी होगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। जितना ज़्यादा काप धनायन स्थायी होगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। यदि समान हैलोजन है तो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना। समान हैलाइड समूह होने चाहिए, बाकी एल्काइल समूह होंगे अलग अलग, तो काप धनायन के स्थायी पर। तो अगर मैं बात करूं आपके काप धनायन के स्थायी का क्रम देखूं तो काप धनायन के स्थायी का क्रम क्या होगा बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है? काप धनायन के स्थायी पे, क्योंकि अभिकारक पे निर्भर कर रही थी। काप धनायन के स्थायी की बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा, और सबसे आखिरी में मिथाइल काप धनायन। तो मिथाइल काप धनायन सामान्यतः SN1 नहीं दर्शाते। इतने अत्यधिक अस्थायी होता है काप धनायन कि SN1 नहीं दर्शाता। हमारे पास इसके लिए कुछ और भी है, हम इस पे SN2 भी लगा सकते हैं, इसलिए हम इस पे SN1 कराना पसंद नहीं करते। सबसे बढ़िया SN1 कौन देगी? 3 डिग्री देगी। इसलिए रेट ऑफ SN1 की बात करूं तो रेट ऑफ SN1 सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? 3 डिग्री अभिकारक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड की बात करूँगा सबसे आखिरी में। मिथाइल हैलाइड तो क्या करेगा? देगा ही नहीं। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड की बात करिए।
तो ये एक बात तो रेट इस पर निर्भर कर सकती है कार्बोनाइन के स्थाई पर। अगर मान लो हमारा जो अल्काइल वाला समूह है वो समान हो जाए और हेलोजन वाले जो होंगे वो अलग हो जाए, समझ रहे हो, RX में R वाला पार्ट तो सेम हो जाए, X को बदलता रहूं तो R वाला पार्ट अगर सेम हो गया तो कार्बोनाइन तो सेम ही बनता रहेगा। तो फिर सारी की सारी बात किस पे निर्भर करेगी ना, लिविंग ग्रुप पे यानी कि निष्कासित समूह पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, 8वां पॉइंट, 8वां क्या 7वां ही लिखो तुम तो, रेट एक और बात पे निर्भर कर रही है, सेकंड पार्ट लिख लो, यदि अल्काइल समूह समान हो। अगर अल्काइल समूह समान हो तो फिर रेट किस बात पर निर्भर करेगी वो चीज देखनी है अपने को। तो रेट ऑफ SN1 किस पर निर्भर करेगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी यानी कि निष्कासित समूह के निकलने की एबिलिटी पर निर्भर करेगी। और अगर मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करूं तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस, I माइनस की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, सब पे रेनाइन तो बराबर है, जिसका साइज बड़ा होगा उस पर रेनाइन उतना ज़्यादा स्थायी होगा। छोटा साइज रेनाइन कैसा कंजेस्टेड फील करेगा, बड़ा साइज ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या देखते हैं, आकार देखते हैं, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा रेनाइन स्थायी होता है। इसलिए I माइनस सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, फिर BR माइनस, फिर CL माइनस, फिर F माइनस। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ SN1 क्या हो गई, अगर समान अल्काइल समूह है तो RI, RBR, RCl, RF। यदि R समान है तो फिर अल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड से तीव्र देगा Cl से, फिर फ्लोरीन से, या तो ऐसे समझ लो, या फिर sp3 5p sp3 4p sp3 3p sp3 2p। तो स्लो स्टेप में जल्दी कौन टूटेगा, ये वाला बंद टूटेगा, क्योंकि निकलने वाला लिविंग ग्रुप कैसा है, स्थायी लिविंग ग्रुप है। बातें समझ में आती है। 7 पॉइंट हो गए मेरे हिसाब से, 8वां पॉइंट देखते हैं अपन। ठीक है, अभी अपन वही सब पॉइंट्स लिख रहे हैं जो अपन वहां पे पढ़ के आए हैं, एक भी अपन ने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं लिखा। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लिया जाता है, क्योंकि उसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं। देखो इस अभिक्रिया में अपन क्या लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के केस में ये अभिक्रिया बहुत बढ़िया से चलने वाली है, बहुत उचित है इसके लिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि उस बंध को तोड़ना है तो उसके लिए ऊर्जा कंपनसेट कहाँ से हो रही है, जब वो धनायन और ऋणायन दोनों घुलनशील हो पा रहे हैं तब जाके वो बंध टूट रहा है। अगर धनायन या ऋणायन में से कोई भी एक अघुलनशील हो गया, नहीं टूटेगा बंध। बात समझ में आ रही है। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए। नेक्स्ट बात, इस अभिक्रिया में आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो खुद विलायक हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल स्वयं विलायक हो तो इस अभिक्रिया को विलायक अपघटन यानी कि सॉल्वोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अधिकतम केसेस में न्यूक्लियोफाइल खुद क्या हो जाता है बेटा, विलायक हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को विलायक अपघटन यानी कि सॉल्वोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, बताओ कौन सा, जब आक्रमण ऐसे कार्बन पे होगा जिसमें किरेल केंद्र बनने की क्षमता हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पर उत्पाद जो होंगे वो रेसिमीकरण उत्पाद मिलेंगे अपन को, तो वो भी लिखेंगे ना अपन यार। 9 पॉइंट तो लिख लिए अपन ने, काफी सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, अभी कमी थोड़ी ना अपने पास, अपन तो सारी बातें लिख लेंगे इसके बारे में, जितनी अपने पास संभव बातें हैं उस इतने से मैकेनिज्म से जितनी बातें निकल सकती थी वो सारी बातें अपन नोट डाउन करके चलेंगे।
यदि अभिकारक पर आक्रमण होने के पश्चात न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने पर किरेल केंद्र बनता हो तो उत्पाद रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं रेसिमीकरण होगा। यदि किरेल केंद्र पर आक्रमण हो रहा है तो यहाँ पर रेसिमीकरण बोल सकते हैं, या फिर रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा उत्पाद अपना, ये बोल सकते हैं। ये सारे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो अपनों को SN1 के लिए ध्यान रखने हैं। एक और अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में SN1 बिल्कुल बढ़िया से चलेगी, SN1 के लिए भयंकर उचित परिस्थितियाँ कौन सी है। हालांकि ये सब परिस्थितियाँ ही थी, लेकिन अगर उसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 11वां पॉइंट बना के लिखा देता हूँ। SN1 के लिए उचित परिस्थिति, मतलब आप कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो आपके काम में आ जाएगा ये। SN1 के लिए उचित परिस्थितियां, आप बोलते जाओ फटाफट पॉइंट, आप कहाँ से बोलोगे। खैर, SN1 के लिए उचित परिस्थितियां क्या है। अभिकारक कैसा होना चाहिए, बढ़िया अभिकारक कौन सा होगा, 3 डिग्री होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए, PPS होना चाहिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए। बेहतरीन कंडीशन लिख रहे हैं अपन। निष्कासित समूह कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप। निष्कासित समूह लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छे एवं मध्यम वर्गीय लिविंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अच्छे हों या फिर मध्यम वर्गीय हों, दोनों चलेंगे, दुर्बल लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं अपन, अभिकारक 3 डिग्री हो गया, विलायक PPS होना चाहिए यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए, निष्कासित समूह अच्छे एवं मध्य वर्ग लिविंग ग्रुप होने चाहिए, निष्कासित समूह की बात कर ली। नाभिक स्नेही समूह कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल दुर्बल होना चाहिए, प्रबल नहीं होना चाहिए। प्रबल होने में फिर SN2 के चांसेस बढ़ जाते हैं, दुर्बल होना चाहिए। अगर प्रबल न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो फिर SN2 के चांसेस बन जाएंगे, यानी कि पीछे से आक्रमण होने के चांसेस बन जाएंगे। वो टाइट आयन पेयर वाली बात बताई थी मैंने आपको। यदि हमारे पास अभिकारक ऐसा है जिसमें काब्धनायन बनने के बाद वो काब्धनायन बैक बॉन्डिंग या अनुनाद स्थायी हो, तो बल्ले बल्ले अपने तो यार मजे आ गए, क्योंकि काब्धनायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा अपने तो उतने मजे। ठीक है, तो उचित परिस्थिति में उबह जाएगा। तो वह अभिकारक जिनमें काब्धनायन बनने के बाद वह अनुनाद या बैक बॉन्डिंग स्थायी हो। कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं अपन ने SN1 के ऊपर, समझ रहे हो आप SN1 की कितनी औकात है अभिक्रिया की, समझ पा रहे हो आप। और कितनी सी रिएक्शन थी, 2 पद की थी, पहले में काब्धनायन बन रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और सारा खेल वो काब्धनायन का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका काब्धनायन का खेल है, बस उसी को सोचते रहना है दिमाग में। हाँ भाई SN1 में क्या बनता है, काब्धनायन क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल दुर्बल होना चाहिए, ठीक है, लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए, रेट किस पर निर्भर करती है, रेट बिल्कुल ऐसे नींद में कोई उठा दे भाई SN1 के 10 पॉइंट बोल, याद होने चाहिए 10 के 10, 11वां पॉइंट बोल, 10वां पॉइंट बोल, 9वां पॉइंट बोल, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए एकदम क्लियर कट। ठीक है ना, रेट की बात कर ले कोई आपसे तो रेट लिविंग ग्रुप पे निर्भर करती है, अल्काइल समूह सेम हो, अल्काइल समूह सेम नहीं हो तो काब्धनायन पे डिपेंड करेगी, काब्धनायन है तो पुनर्विन्यास होगा। ये सब बातें एकदम फिट होनी चाहिए दिमाग में। केवल अभिकारक पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करती, ऑर्डर 1 होता है, मोलिकुलरिटी 1 होती है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिया, आप यहाँ तक नोट डाउन करो एक बार।
हाँ भाई, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, पूरे के पूरे पॉइंट्स एकदम याद होने चाहिए। इसके शॉर्ट नोट्स आज ही बनाओगे घर पे बैठ के। और अभी SN1 रिएक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी पूरे चैप्टर के दौरान। और अगली क्लास में मैं आते ही सबसे पहले क्या कराऊंगा, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि ये रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए NCERT पढ़ें, 12th की हेलो एल्केन हेलो एरन पहला चैप्टर जो है वो पढ़ना आप, है ना। उसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, त्रिविम समस्थानिक में हाथ वाला एग्जाम्पल जो था वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और पढ़ के और फिर ये भी करेंगे, ये भी रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।